नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। और कंटिन्यू करेंगे सेट नंबर 2 का अगला पार्ट, यानी दूसरा पार्ट 1 हो चुका है, अपलोड हो चुका है 5 गुने ऊर्जा के साथ, यानी एक सेट में 5 गुने सेट का ऊर्जा हम लाएंगे। ठीक है, चलिए वही क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो आते हैं और बिल्कुल आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को 11 क्वेश्चन अपलोड हो चुका है पहले सेट में, पहले पार्ट में, और 12 से लेके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए उत्तर पश्चिम कौन सा पर्वत स्थित है? उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? देखिए ये भारत का मानचित्र है। ठीक है, ये भारत का मानचित्र है। तो इसमें जो है ये उत्तर पश्चिम में ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, जो अरावली पर्वत का लोकेशन है लगभग यही है। ठीक है, तो कौन सा है ये? उत्तर पश्चिम में ये अरावली पर्वत स्थित है। ठीक है, देखिए ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो उत्तर पश्चिम की ओर जो है ये पर्वत स्थित है। ठीक है, ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो उत्तर पश्चिम के उस पर स्थित है। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो बार बार आते हैं उसको देख लेते हैं। ये कहाँ पे स्थित है अरावली पर्वत? अरावली पर्वत स्थित है राजस्थान में। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, अच्छा और क्या आता है कि ये विश्व का प्राचीनतम पर्वत है। विश्व का, खाली इंडिया की बात नहीं हो रही है, किसका? विश्व का प्राचीनतम जो है ये श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला है। कौन? अरावली। ठीक है, अच्छा गुरु शिखर अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है। कौन सा है? गुरु शिखर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है, गुरु शिखर। ठीक है, एक मिनट दोबारा लिख देते हैं। गुरु शिखर अरावली पर्वत का क्या है? सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक है, अच्छा इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितना? 1722 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, अब देखिए सबसे नया पहाड़ में कौन आता है? हिमालय। और सबसे पुराना पहाड़ अभी बताए हैं कौन है? अरावली। क्या है? अरावली। अच्छा गुरु शिखर जो नाम पड़ा है, जो गुरु शिखर नाम पड़ा है, ठीक है, ये विष्णु के अवतार थे अन्नात्रेय। ठीक है, विष्णु के अवतार अन्नात्रेय के नाम पे जो है इस गुरु शिखर का नाम जो है पड़ा हुआ है। कहाँ पे? देखिए अब फिर से रिवाइज करता हूँ। अरावली पर्वत कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और इसका जो उच्चतम बिंदु कौन है? वो है गुरु शिखर 1722 मीटर का, विष्णु के अवतार दत्तात्रेय के नाम पे जो है पड़ा है। ठीक है, और सबसे नया पहाड़ कौन सा है? हिमालय। सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है? अरावली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति घोषणा कब की गई? तो वो की गई थी जो है, जान लीजिए, 1988 में। कब की गई थी? 1988 में। ये होगा इसका ऑप्शन आंसर। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय वन नीति जो है 1988 में आई थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था कि पर्यावरण का पारिस्थितिक संतुलन का स्थिरता और रख रखाव सुनिश्चित करना। पर्यावरण की पारिस्थितिक संतुलन, ठीक है, मतलब संतुलन बना रहे पर्यावरण का की, और उसकी स्थिरता बना रहे, और रख रखाव सुनिश्चित करना। क्या करना? रख रखाव सुनिश्चित करना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा नई नीति कब लाई गई थी? 1988 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंहभूम झारखंड जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 14 की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे हर प्रकार के पाए जाते हैं। लौह अयस्क पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, गोल्ड पाया जाता है, केनाइट मुख्य खनिज है। कौन है? लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम, गोल्ड, केनाइट। ठीक है, मुख्य खनिज है। लेकिन मुख्य इसमें सबसे मुख्य कौन सा है? इसमें ये है तांबा। कौन सा है? तांबा। सिंहभूम, ये भी क्वेश्चन आता है कि सिंहभूम कहाँ पाया जाता है? तो सिंहभूम जो है झारखंड में पाया, झारखंड का जिला है। ठीक है, सिंहभूम कहाँ का जिला है? तो झारखंड का जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ठीक है, चलिए भारत में पहली बार जाति आधारित गणना कब हुई थी? ठीक है, तो भारत में पहली बार जाति आधारित गणना हुई थी 1931 में। कब हुई थी? जाति आधारित गणना जो है हुई थी 1931 में। और ये भी क्वेश्चन आता है, देखिए ये तो जाति आधारित गणना हो गई। ठीक है, लेकिन आज़ाद भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? देखिए ये सब जानते हैं कि जनगणना शुरू कब हुई थी। देखिए पहली जनगणना तो सब जानते हैं कि पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? 1872 में। कब? 1872 में। कब? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो था उस समय वायसराय। ठीक है, और जो है आधिकारिक रूप से जनगणना कब हुई थी?
मतलब लगातार 10 साल पे शुरू हो गया था, और जो है 1881 में। उस समय कौन था जो है, बताइए उस समय कौन था जनगणना में? लॉर्ड रिपन था। कौन था? लॉर्ड रिपन था। 1881 से जो शुरू हुआ था, ये लॉर्ड है। अब देखिए 1931 में जाति आधारित गणना हुई थी। शुरुआत कब हुई थी जनगणना की? 1872 से हुई थी। 1881 से जो है आधिकारिक जनगणना हो गई थी। एक और सबसे इम्पोर्टेंट कि आज़ाद भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो आज़ाद भारत में पहली जनगणना हुई थी 1951 में। कब? 1951 में आज़ाद भारत की जनगणना, जब भारत की आज़ादी के होने के बाद। ठीक है, अच्छा अब देखिए 1951 से 2011 तक, 1900 अभी तक 2011 की जनगणना आया हुआ है सेंसेक्स। 1951 से 2021 तक जो है एससी और एसटी की, ठीक है, एससी और एसटी की जनगणना होती है। ठीक है, एससी और एसटी की जनगणना होती है। अन्य की जो जनसंख्या की, एससी और एसटी की जनसंख्या की जनगणना होती है, अन्य जातियों की जनसंख्या की जनगणना नहीं होती है। ये जनगणना जो है, जाति आधारित जनगणना जो है 1951 में ही बंद कर दिया गया था। जाति आधारित जनगणना जो है 1951 में ही पहली बार हुआ था, उसी समय बंद भी कर दिया गया उसके बाद। और 1951 से लेकर 2011 तक जो है एससी एसटी की जनगणना तो होती है, लेकिन अन्य जाति जैसे जनरल हो गया, बैकवर्ड कास्ट हो गई, उसकी जनगणना नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स के प्रश्नों पे आते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। किसी देश के उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में पाए जाने वाले वस्तुओं को देश के पूंजीगत संसाधनों के विशुद्ध जोड़ को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए राष्ट्रीय आय क्या कहते हैं, जान लीजिए। राष्ट्रीय आय क्या कहते हैं? किसी देश के उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाले वस्तुओं या देश के पूंजीगत संसाधनों के विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय आय निकालने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, अलग अलग तरीकों से अलग अलग लोग निकालते हैं। ठीक है, चाहेंगे तो एक आध फार्मूला हम भी लिख सकते हैं, लेकिन समय की बर्बादी है, वो उतना आएगा नहीं टिप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 पे आते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? देखिए भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है संरचनात्मक बेरोजगारी। इसमें देखिए क्या होता है कि उद्योग जब बंद हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए उद्योग है, चल रहा है, एक बड़ा उद्योग, बहुत बड़ा उद्योग विकसित हो गया और इसके प्रोडक्ट जो है बहुत कम दाम में बिकने, कम दाम में, ठीक है, कम दाम में बिकने लगे और इसका प्रोडक्ट का रेट हाई रहा, ऊंचा दाम रहा, ऊंचा दाम। अब क्या होगा कि ये धीरे धीरे कंपनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंपनी ये बंद हो जाएगी और ये कंपनी चालू रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका कम दाम है प्रोडक्ट का, तो लोग इसी को खरीदेंगे। ठीक है, तो अब इसके मजदूर जो है, इसके मजदूर कहाँ जाएंगे बताइए? तो इसके मजदूर कहाँ? अब धीरे धीरे कंपनी क्या हो गई? बंद हो गई, तो इसके मजदूर कहाँ जाएंगे? ऐसे सिस्टमेटिक जब बंद होता है तो संरचनात्मक जो है बेरोजगारी आती है और मुख्य स्वरूप इसका यही है। ठीक है, मतलब कि क्या, लोगों का कंपनी बंद हो जा रहा है, ठीक है, कारखाने बंद हो जा रहे हैं, संस्थान बंद हो जा रहा है, उससे जो बेरोजगार पैदा हो रहे हैं उसी को क्या कहते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो भारत में इसका मुख्य स्वरूप यही है। ठीक है, 18 पे आते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज गारंटी योजना नरेगा की बात हो रही है, कब शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई थी? 2 फरवरी 2006 को, मैंने कि 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत की गई थी। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन आता है कि नरेगा किसके अंदर आता है? तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नरेगा किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलप। ठीक है, तो 2 फरवरी 2006 को जो है ये शुरुआत की गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये आता है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अच्छा फुल नाम इसका क्या है? नरेगा का फुल नाम भी आ सकता है महात्मा गांधी, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। पहले नरेगा नाम था, तो वही नरेगा नाम से क्या हो जाएगा? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 था। अब मतलब 5, और ये अब जो है क्या हो गया है? वही जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 हो गया है। इसमें क्या होता है कि 100 दिन की जो है रोजगार दिया जाता है सरकार जो है, और 220 रुपया
पे 220 रुपये पे, ठीक है, 220 रुपये पे 100 दिन जो है, जो भी इसमें काम करते हैं, नरेगा में काम करते हैं, उनको 100 दिन की जो है काम दिया जाता है और 220 रुपये की न्यूनतम मजदूरी पे वो लोग काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका फुल फॉर्म और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, ठीक है ना। किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन तो है ही। 19वें पे आते हैं। भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। देखिए ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, अगर हल्का सा इसमें डीप जाएगा तो क्या क्या पूछ सकता है उसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट विनोबा भावे तो नहीं पूछेगा, क्योंकि इस बार जो है कंपटीशन बढ़ने वाला है, 37 लाख बच्चे हैं, ठीक है। तो देखिए ये पहला, देखिए इसमें क्या था कि इसमें जो है 5 करोड़ एकड़ जमीन, 5 करोड़, एक मिनट, 5 करोड़ एकड़ जमीन का जो है लक्ष्य रखा गया था कि जो भी जमींदार थे उनसे मांगने के लिए, क्योंकि जमींदारों के पास बहुत ज़मीनें थी, गांव दो गांव 4 गांव की ज़मीनें थी, लेकिन अन्य लोगों के पास ज़मीन ही नहीं थी, वो खेती कैसे करेंगे, ठीक है, वो खेती कैसे करेंगे, कैसे जिएंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, विनोबा भावे जी ने, बहुत ही अच्छे नेता थे, उन्होंने क्या किया कि एक आंदोलन चलाया, भूदान आंदोलन। उसमें क्या किया कि लोगों से, जमींदारों से आह्वान किया कि आप लोग ज़मीन दान करिए। तो देखिए पहला दान जो है तेलंगाना में हुआ था। कब हुआ? पहला दान कब मिला था इनको? आरंभ 1951 में हुआ था, और पहला जो है दान तेलंगाना मिला था, किसमें? पोचमपल्ली गांव में। किसमें? पोचमपल्ली गांव में इनको पहला जो है क्या मिला था, इनको दान में ज़मीन मिला था, ठीक है। और किसी जमींदार ने तो पूरा गांव ही दान कर दिया कि ले जाइए विनोबा साहब, ले जाइए, तो उसको कहते हैं ग्राम दान। उसको क्या कहते हैं? ग्राम दान। किसी ने पूरा गांव ही दान कर दिया, उसके अंदर पूरा गांव ही था, उसकी ज़मीन पूरा गांव ही था, तो उसने गांव ही दान कर दिया, तो उसको कहते हैं ग्राम दान, ठीक है। 1967 में, देखिए 1967 में विनोबा भावे जी ने इस आंदोलन को छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया, जिससे जन आधार क्या हो गया? कम हो गया, और धीरे धीरे क्या हो गया? ये आंदोलन सिकुड़ गया, मतलब कि ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो गया। एक बार देखिएगा, ये पोचमपल्ली गांव से पहला जो है इनको मिला था दान, 5 करोड़ एकड़ ज़मीन का जो है लक्ष्य रखा गया था। और क्या था इसमें? कोई ज़मींदार ने पूरा गांव ही दान कर दिया था, उसको ग्राम दान कहा गया। 1967 में जो है ये विनोबा भावे ने इस आंदोलन को छोड़ दिया, तो जो है धीरे धीरे क्या हो गया? ये आंदोलन क्या हो गया? खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कैबिनेट के मंत्री भी होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री भी होते हैं, ठीक है, इसके सदस्य होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अध्यक्ष कौन होते हैं? ये देखिए पंचवर्षीय अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय योजनाओं का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के प्रश्नों पे आते हैं। देखिए बिल्कुल ही क्वेश्चन फंसेंगे, बिल्कुल फंसेंगे, ठीक है। एक वीडियो से आपको बिल्कुल क्वेश्चन फंसेंगे। हमने पिछले 2 वीडियो डाल चुका हूँ, दूसरा वीडियो चल रहा है ये, और आप ध्यान रखिएगा, बस इसको आप रिवाइज करते रहिए, 2 बार रिवाइज करिए कम से कम, ठीक है। जो अच्छा पॉइंट लगे उसको लिख लीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। बस इतना सा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है। चलिए 21वें पे आते हैं। संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? ठीक है, तो संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? देखिए तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी, ठीक है। उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी का मतलब जो है कि वो अस्थायी रूप से नहीं थे, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ सकते हैं। अब इस जो है सभा में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? संबोधित किया, जो सभा को संबोधित किया वो थे JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी, सभी लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। JB कृपलानी साहब थे। देखिए और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जानते ही आप, ठीक है। ये पहला संविधान बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को, ये भी क्वेश्चन आता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष जो
11 दिसंबर को बने, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को बने थे अस्थाई अध्यक्ष। जो परमानेंट अध्यक्ष बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। कुल सदस्य कितने भाग लिए थे इसमें? 389, ये भी ध्यान रखिएगा। कुल सदस्य 389 भाग लिए थे। इसको देखिए, अब मैं शुरू से फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। JB कृपलानी ने पहले संबोधित किया था, सबसे पहले इसको संबोधित किया था इसको। अस्थायी सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और 389 लोगों ने इसमें भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। इसको कितने सेकंड में गाते हैं? तो 52 सेकंड में गाते हैं। कितने सेकंड में गाते हैं? 52 सेकंड में गाते हैं। अच्छा देखिए, बहुत लोगों को पता है लेकिन ध्यान पे नहीं है कि राष्ट्रगान का नाम क्या है। तो अपने राष्ट्रगान का नाम है जन गण मन, ठीक है। ये अपने राष्ट्रगान का नाम है जनगण मन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रगान का नाम क्या है, तो जनगण मन नाम है। 52 सेकंड में गाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया? भारत स्वीकार किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में क्या किया गया? संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया। क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन में हटा दिया गया। देखिए, अनुच्छेद 21 में था ये। क्या? अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद, एक मिनट थोड़ा पानी लग गया हाथ में। अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 31 में 31 है, ध्यान रखिएगा 31। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, लेकिन 44वें संशोधन में 1978 में संपत्ति के अधिकार को क्या हटा, 31 में क्या था? मौलिक अधिकार के रूप में था। क्या था? मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित था। लेकिन इसको 44वें संशोधन 1978 में क्या किया गया? मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। किसमें? मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। कब? 44वें संशोधन में 1978 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आप एक्स्ट्रा फैट रोग के वीडियो पढ़ सकते हैं, उसमें वही है जो हम बता दिए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, चलिए। अब भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? देखिए, ये किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, ठीक ना। सी होगा, मतलब कि राज्यसभा, लोकसभा भी लगा सकती है, राज्यसभा भी लगा सकती है। लेकिन इसको लगाने से पहले एक चीज़ होता है, देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसे कोई नेता मान लीजिए लगाता है कि देखिए इनमें इन्होंने ऐसा काम किया है, इन पर महाभियोग लगना चाहिए। तो नियुक्ति देखिए, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है, और नहीं चीफ, कोई राष्ट्रपति के महाभियोग लगाने के समय 3 लोगों की एक समिति बनेगी। उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज होगा, हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट का क्या होगा? एक चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है। किसी भी हाई कोर्ट का क्या होंगे? एक चीफ जस्टिस होंगे, और एक स्पीकर होंगे या अध्यक्ष होंगे। या तो स्पीकर होंगे लोकसभा वाले या अध्यक्ष होंगे राज्यसभा वाले। और 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से दोनों सदन में पास होना चाहिए। 2/3 बहुमत से दोनों सदन में पास होना चाहिए कि जो है राष्ट्रपति जो है इस देश के लायक नहीं है। एक और क्वेश्चन आता है कि कितने लोगों पर महाभियोग लग के हटाया जा चुका है? तो एक भी आज तक राष्ट्रपति ऐसे नहीं हुए जिन पर महाभियोग लगा के उनको हटाया गया है, ठीक है। चलिए एक और चीज़ जान लीजिए। अच्छा, अब किसने लोगों की 3 लोगों की कमेटी होती है जो जांच करते हैं कि हाँ ये महाभियोग लगाने के लायक है कि नहीं है, ठीक है। फिर जो है 2/3 बहुमत चाहिए दोनों राज्यसभा में और लोकसभा में, तभी जो है उन पर महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो महाभियोग का प्रावधान जो है अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रावधान दिया गया है। किसमें? संविधान में। चलिए इस सेशन का अंतिम प्रश्न, वीडियो बहुत लंबी जा रही है, लेकिन एक बात है कि आपको फ़ायदा बहुत हो रहा है, आप जो है एग्जाम में पता चलेगा आपको, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। केंद्र सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? देखिए, प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी होता है। क्या होता है? अगर भारत सरकार किसी मामले पर फंसती है न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में फंसेगी भारत सरकार, तो उसका मुख्य विधिक अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। ये क्या करता है? सलाह देता है कि भैया आप ऐसे करिए तो आप बच सकते हैं, चाहे ऐसे करिए तो आपका रास्ता निकलेगा, ठीक है। तो महान्यायवादी क्या करता है? भारत सरकार को सलाह देता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, सलाहकार होता है भारत सरकार का, ठीक है। सलाहकार किसका होता है? भारत
हिंदी लिखने में सलाहकार, सलाहकार होता है किसका? भारत सरकार का, ठीक है। अच्छा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है, ये सरकार का मुख्य वकील होता है, किसका? भारत सरकार का मुख्य वकील होता है कौन? महान्यायवादी, महान्यायवादी मुख्य वकील होता है। अब देखिए अनुच्छेद 76(1) में के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 76(1) के तहत इसकी नियुक्ति होती है, किसकी? महान्यायवादी की, किसकी? महान्यायवादी की, ठीक है। इसका प्रावधान 76(1) में दिया गया है। बिल्कुल आते हैं क्वेश्चन, वही मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, पहले न्यायवादी कौन थे? जो सबसे पहले न्यायवादी बने थे वो थे MC और शीतलवाड़। कौन थे? MC शीतलवाड़, ये पहले महान्यायवादी थे। क्या थे? पहले महान्यायवादी थे। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में सब जानते हैं KK वेणुगोपाल, ठीक है। KK वेणुगोपाल है, ठीक है, वर्तमान में। और पहले कौन थे? MC शीतलवाड़, ठीक है ना। पहले कौन थे? MC शीतलवाड़, वर्तमान में कौन है? KK वेणुगोपाल। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, बने रहिए हमारे साथ और बिल्कुल अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। सुनने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।